कहानी की शुरुआत जीवू से होती है, जो अपने पिता की खतरनाक दुनिया की छाया में जी रही होती है। उसका पिता एक गैंगस्टर है जो कि हमेशा भागता रहता है और किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और जब हर सुबह जीवू स्कूल जाने के लिए अपने बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो एक पुलिस वाला पहले से वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है और हर बार वही सवाल पूछता है कि तुम्हारा पिता कहाँ पर है और क्या उन्होंने उसे कॉल किया है। और जीवू उसे हर बार इग्नोर कर देती है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछे करते हुए स्कूल तक पहुंच जाता है। उसकी परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि क्लास की लड़कियां भी खुलेआम उसे ताने मारती है। वे आपस में कहती है किसी स्कूल में एक अच्छेदार और अच्छे परिवार के बच्चों को पढ़ना चाहिए, जबकि उसकी जैसी लड़की की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और स्पोर्ट्स के दौरान भी जीवू अकेली खड़ी रहती है, क्योंकि कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता। एक दिन जीवू देखती है कि कुछ पुलिस वाले प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद एक टीचर उसे ऑफिस में बुला लेती है और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि स्कूल ने उसे निकालने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बाकी पेरेंट्स ने डिमांड की है कि वो अपनी बेटियों को एक गैंगस्टर की बेटी के साथ पढ़ाना नहीं चाहते। ऑफिस से बाहर निकलते ही जीवू के फोन पर एक अनजान नंबर से उसके पिता का बर्थडे मैसेज आता है। उसके बाद जब वो वापस क्लास में जाती है तो वही लड़कियां उसे दोबारा से परेशान करती है और एक पैकेट दिखाकर कहती है कि देखो तुम्हारे पिता यहाँ पर अपना सामान भूल गए। और ये सुनते ही जीवू का सब्र टूट जाता है और वो एक पैकेट उठाकर लड़की के चेहरे पर मारती है और उनके बीच में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जीवू वहाँ पर अकेले उन तीनों लड़कियों पर भारी पड़ती है और आराम से कहती है कि हाँ, मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ। वो तभी टीचर वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन जीवू अपना स्कूल बैज उतारकर उसके हाथ में देती है और कहती है कि क्या वो खुद ही ये स्कूल छोड़ रही है। और बाहर निकलने के बाद वो पुलिस वाले की कार तोड़ने लगती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। और पुलिस वाला उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जीवू उससे बचकर नदी के किनारे आ जाती है, जहाँ पर कि वो पहले अपने पिता के साथ आया करती थी। और जब शाम को जीवू घर पर पहुंचती है तो वही पुलिस वाला उसे देखकर ताना मारता है कि अपने पिता से मिलकर वापस आ गई। और जीवू बिना कुछ बोले अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है और जहाँ पर दरवाजे के बाहर उसे अपने पिता की तरफ से एक और गिफ्ट मिलता है, लेकिन गुस्से में उन्हें लात मारकर एक तरफ कर देती है और उसके बाद अंदर चली जाती है। उसके पिता उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। और आखिरी में जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसके पिता उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं और माफी मांगते हैं कि वो उससे मिलने नहीं आ सके। और वो वहाँ पर बताते हैं कि उसके लिए वहाँ पर एक केक और एक आईपैड छोड़ा है। और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और ये सुनते ही जीवू का गुस्सा और दर्द बाहर आ जाता है और वो बताती है कि पिछले एक महीने से पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है और स्कूल की लड़कियां उसे बुली करती है और हर कोई उसे गैंगस्टर की बेटी बताता है। और उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं कि उसने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जीवू कहती है कि आपका फोन हमेशा स्विच ऑफ आता है, तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करती। उसके बाद उसके पिता वादा करते हैं कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन जीवू गुस्से में कहती है कि आप मेरे लिए मर चुके हैं और अब कभी भी मेरे पास मत आना। और जीवू की बातें उसके पिता को अंदर से तोड़ देती है। उसके बाद वो अपना फोन ऑन करते हैं और देखते हैं कि पिछले पूरे महीने जीवू ने उन्हें कई सारे मैसेजेस किए जिसमें कि वो मदद मांग रही थी। ये देखकर वो ड्राइवर को वापस भेज देते हैं और खुद जीवू की बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचते ही घर की निगरानी कर रहे पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और कॉरिडोर में उन्हें वे गिफ्ट अनखुले हुए दिखाई देते हैं। वे स्पेयर की से जीवू का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है और आवाज सुनकर जीवू जाग जाती है। तभी कॉरिडोर में एक हुडी पहना हुआ आदमी आता है और जीवू के पिता तुरंत समझ जाते हैं कि वो आदमी खतरनाक है, इसलिए दरवाजे को बाहर से कसकर पकड़ लेते हैं ताकि जीवू उसे अंदर से खोल ना सके। और जब जीवू दरवाजे के बाहर देखती है तो अपने पिता को दरवाजे के सामने देखती है और अगले ही पल हुडी वाला आदमी गोली चला देता है और उसके पिता को गोली लग जाती है। जीवू अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे मजबूती से पकड़े रहते हैं और किलर से कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी का कुछ भी मत करना। उसके बाद किलर एक और गोली चलाता है और वहाँ से गायब हो जाता है और दर्द में होते हुए भी चाबी को लॉक के अंदर तोड़ देते हैं ताकि उनकी बेटी दरवाजा ना खोल सके और सुरक्षित रहे। और दरवाजे के दूसरी तरफ से जीवू उनकी कमजोर पड़ती आवाज सुनती है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब सहना पड़ा। आखिरकार जीवू दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अगले दिन उसके पिता के फ्यूनरल में चोई नाम का एक आदमी अपने लोगों के साथ आता है और वो एक सिगरेट जलाकर धीरे से अगरबत्ती वाले बर्तन में रखता है और जीवू के पिता को श्रद्धांजलि देता है। जीवू उससे गुस्से में पूछती है कि उसने उसके पिता से क्या करवाया और वो इस तरह से क्यों मरे और आखिर उन्हें किसने मारा। चोई शांत होकर कहता है कि उसके पिता उसके सबसे करीबी दोस्त और भाई थे और वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिनों बाद जीवू पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पूछती है कि उसके पिता का केस इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया। ऑफिसर कहता है कि उन्हें कोई विटनेस नहीं मिला, उन्हें कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। जीवू उसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बूढ़े वाले आदमी की तस्वीर दिखाकर कहती है कि यही किलर है, तो फिर आप इसे पकड़ क्यों नहीं रहे। जिस पर कि पुलिस वाला कहता है कि वो एक महीने से उससे उसके पिता के बारे में पूछ रहा था, अगर उसने पहले उसकी जानकारी बता दी होती तो शायद वो किलर को पहले ही पकड़ सकते थे। और ये बात जीवू के दिमाग में बैठ जाती है कि कोई इंसान बिना वजह किसी को भी नहीं मारता,
और इसी सोच के साथ वो एक बड़ा बॉक्स लेकर अपने पिता के बॉस चोई से मिलने जाती है। उसके बाद चोई उसे अंदर बुलाता है और जीवू उसे सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई तस्वीर रखते हुए कहती है कि यही मेरे पिता का किलर है और यही आपके दोस्त का भी किलर है। चोई तस्वीर देखने के बाद उससे पूछता है कि अगर मैं इसे ढूंढ दूं तो तुम इसके साथ क्या करोगी। जीवू आराम से कहती है कि वो उसे अपने हाथों से मारेगी। चोई उससे पूछता है कि क्या उसकी किसी को जान लेना भी आती है। उसके बाद वो उसे एक चाकू देता है और कहता है कि मुझे वही आदमी समझो जिसने कि तुम्हारे पिता को मारा है और मुझ पर वार करो। लेकिन जीवू ऐसा नहीं कर पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो वहीं पर ही जम जाती है। और ये देखकर चाओ उसके कान के नीचे एक थप्पड़ मारता है और अपने आदमी को आदेश देता है कि इसे बाहर निकाल दो। जीवू अपना बॉक्स उठाती है और वहां से चली जाती है। और उसी रात वो किलर दोबारा उसके घर पर आता है और इस बार जीवू उसका चेहरा साफ देख लेती है। वो बार बार दरवाजा पीटता है लेकिन जीवू दरवाजा नहीं खोलती और कुछ देर बाद वो वहां से चला जाता है। जीवू चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ती है लेकिन वो अंधेरे में गायब हो जाता है। अब जीवू फैसला करती है कि वो उसे खुद ढूंढेगी। वो सीसीटीवी फुटेज से किलर की तस्वीर निकालकर कई कॉपियां प्रिंट करती है। उसे सड़कों, दीवारों और आसपास के इलाके में चिपका देती है। और रास्ते से गुजरते हुए चोई भी पोस्टर देखता है और चुपचाप उसे अपने साथ ले जाता है। उस रात जीवू के पास अनजान नंबर से कॉल आती है। सामने वाला आदमी कहता है कि वो इस किलर को जानता है, अगर जीवू कैश लेकर आए तो उसे इसका एड्रेस बता देगा। जीवू अपने पिता के छोड़े हुए पैसे एक चाकू लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है लेकिन उसे कॉल करने वाले लोग सिर्फ लोकल गुंडे होते हैं। जीवू करीब उन्हें 1 लाख रुपए दे देती है लेकिन पैसे मिलते हुए तीनों उस पर हमला कर देते हैं। जीवू उनका जमकर मुकाबला करती है लेकिन अकेली होने की वजह से तीनों पर भारी नहीं पड़ पाती। वो उसे बेहोश कर देते हैं और कार के डिग्गी में डालते हैं। उसे ठिकाने लगाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक से जोरदार टक्कर की आवाज आती है। कोई दूसरी कार उनकी कार से टकरा चुकी होती है और कुछ देर बाद जीवू उन गुंडों के पिटने की आवाज सुनती है। डरते हुए अपना चाकू कस के पकड़ लेते हैं। उसके साथ यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।